Okay class, so in this chapter, chapter number 4, uh, okay, this is your chapter number 4, key elements of a democratic government. You are already aware about this term, government. Government means a group of people who govern the country. A group of people who govern the country. कंट्री को गवर्न करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर्स. कैबिनेट्स मीन्स उनके मिनिस्टर्स. बट हियर द नेम ऑफ योर चैप्टर इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब एक नया वर्ड आ गया, डेमोक्रेटिक. You already aware about this word too. Democratic means the government which is choose by the people. Government choose by the people. That country is known as democratic country. Clear? अब यहाँ पे ये है कि डेमोक्रेटिक का हमें पता है कि क्या होता है, गवर्नमेंट भी पता है. तो इनके की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं. जैसे अपना देश इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो अपनी कंट्री में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है, काम करती है. ठीक है. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का डेमोक्रेटिक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि लोगों का पार्टिसिपेशन. क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कैसे बन रही है, लोगों के द्वारा, यानी कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन. बेटा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्लियर? हमेशा याद रखना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट which is chosen by the people. The government is chosen by the people and the main rule is about people's participation. ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन. और वो कैसे सॉल्व होता है, लोग तो पार्टिसिपेट करते ही हैं. और जो, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबको, आपको पता है, सबको राइट होती है अपने को इलेक्शन कर देने का, रिप्रेजेंटेटिव की तरह चूज होने का. अब क्योंकि हमारा देश एक डाइवर्सिटीज कंट्री है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, लैंग्वेज को लेके, रिलीजन को लेके, तो क्या होता है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. तो कन्फ्लिक्ट जब भी होता है तो इक्वालिटी लाने का काम, जस्टिस लाने का काम कौन करती है, हमारे द्वारा चूज की गई गवर्नमेंट. ठीक है. तो अभी हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. अब देखो, ये हमारा जो मैप है, वर्ल्ड का मैप है. इसमें ये आपका दिस इज योर साउथ अफ्रीका. अब हम साउथ अफ्रीका की एक कहानी पढ़ेंगे. आपको अपने इंडिया के बारे में सब पता है. ठीक है. ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ भी है, पर साउथ अफ्रीका में क्या क्या है थोड़ा सा हम समझ लें. ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, आपको पता है ना, ये पूरा अफ्रीका है. और सबसे नीचे साउथ वाला एरिया साउथ अफ्रीका है. क्लियर? अब चलो स्टार्ट करते हैं. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. ये एक ऐसा देश है साउथ अफ्रीका जहाँ पे बहुत सारे रेसेस के लोग हैं. रेसेस के लोग मतलब बेटा बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑफ पीपल हैं. जैसे ब्लैक पीपल हो गए, वाइट पीपल हो गए, और कलर्ड पीपल. कलर्ड पीपल मतलब जो ब्लैक भी है और वाइट भी है. तो ये एक समय की बात है जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, तो एक कहानी वहाँ से ली गई है. तो देखो, अब होता क्या है कि साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम आती है. वहाँ पे एक लॉ बना था, उस लॉ को कहते हैं अपार्थाइड. अपार्थाइड ये लॉ था, इसको मार्क कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पेंसिल से सर्कल कर लो. अब अपार्थाइड क्या था पहले ये समझ लो. अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. मतलब साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों में क्या हो गया था, सेपरेशन हो गया था. क्यों? क्योंकि रेस के बेस पे. रेस का बेस का मतलब कि वहाँ पे ब्लैक पीपल को अलग कर दिया गया था, वाइट को अलग किया गया था, और कलर्ड पीपल को अलग कर दिया गया था. अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. ठीक है.
ये कहानी तब की है जब ब्रिटिश वहाँ पे आए हुए थे। ब्रिटिश ने जिस तरह से हमारे देश को, इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया था, ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका को भी ब्रिटिश ने एक कॉलोनी बना दिया। और वहाँ पे सिर्फ कॉलोनी नहीं बना के, बल्कि वहाँ पे जितने भी पीपल थे उन सबको अलग अलग रेसेस में डिवाइड भी कर दिया था, वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, ठीक है। और सिर्फ डिवीजन ही नहीं, वहाँ पे एक लॉ भी बना दिया था। एंड व्हाट इज द लॉ? अकॉर्डिंग टू द लॉ, these races were not allowed to mingle with each other. एक दूसरे के साथ उनको मिलना ही नहीं है, मिंगल नहीं होना है, ना ही to live near each other, ना ही वो एक दूसरे के पास रह सकते थे, और even to use common facilities, जो कॉमन फैसिलिटीज जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह हो जाते थे, वहाँ भी ये सब एक साथ नहीं जा सकते थे। इतनी बुरी तरह से वहाँ पे इस तरह का एक लॉ लाया गया था। इस लॉ को कहा गया था अपार्थाइड लॉ। क्लियर? तो ये है कहानी साउथ अफ्रीका की, और यहाँ पे जो लॉ था दैट इज अपार्थाइड लॉ, याद रखना। और ये लॉ क्या कहता है ये भी बताना मुझे, जब ये क्लास खत्म होगी तो हम आपसे पूछेंगे। क्लियर? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ तक तो हो गया, अब जरूर देख लो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कि इन लोगों ने तो सबको कह दिया कि कोई फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करना है, ब्लैक वाइट एक साथ नहीं रहेंगे, एक घर में नहीं रहेंगे। अब आपको पता है उनके जो हॉस्पिटल्स थे वो भी सेपरेट थे, हॉस्पिटल्स में सेपरेट, अलग अलग एम्बुलेंस थी। अब सोच लो, और जिन एम्बुलेंस में वाइट पीपल रहा करते थे उनको, उनकी एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड थी, मतलब अच्छे से उसमें बहुत सारे सामान रखे होते थे। बट फॉर ब्लैक पीपल एम्बुलेंस ऐसा नहीं था, ठीक है। अलग अलग ट्रेन्स थी, बसेस थी। आप देखो ना कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी अलग हो गई, एम्बुलेंस वगैरह भी अलग हो गए, फिर ट्रेन्स एंड बसेस जो है, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग हो गया। ये तीन चीज़ें अलग हो गई। फिर क्या होता है, बस स्टॉप्स, ये जो बस स्टॉप्स है ये सब अलग हो गया। किसके बीच अलग किया गया? ब्लैक एंड वाइट पीपल। क्लियर? अब क्या होता है, यहाँ तो क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको देखनी पड़ रही है। फिर क्या हुआ, नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। अब देखो एक और प्रॉब्लम, क्या कि नॉन वाइट्स कौन, जो ब्लैक होते थे वो क्या करते थे, वो क्या वोट नहीं कर सकते थे, समझ गए? वोट नहीं कर सकते थे। और वो तो छोड़ो, जो बेस्ट लैंड होती थी साउथ अफ्रीका की, उस लैंड को वाइट पीपल के लिए रिजर्व किया जाता था, और जो बुरी से बुरी जो वर्स्ट लैंड होती थी दैट वेयर गिवन टू दी ब्लैक पीपल। तो आप देखिए कि वोट के बेस पे फिर हमने देखा लैंड को भी उन लोगों ने बेस्ट लैंड फॉर वाइट्स एंड वर्स्ट लैंड फॉर ब्लैक पीपल। इट मीन्स कि दे वर नॉट इक्वालिटी एट ऑल। देन एक इस तरह से उन लोगों ने टाउन भी बना दिए थे, टाउन्स वगैरह भी बना दिए थे कि इस टाउन में, एक टाउन का नाम था, क्या था, वेस्टर्न टाउनशिप और सोवेटो, कि साउथ अफ्रीका में एक टाउन था सोवेटो, वहाँ पे केवल ब्लैक पीपल ही रहा करते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और आपको पता है लैंग्वेज के बेस पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन हुआ था। तो ये तो था कि अपार्थाइड लॉ। अब क्या होता है, अब क्या यही सब वहाँ पे चलता रहा कि कुछ और भी होता है? अब होता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ की पार्टी थी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे अपने कंट्री में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, है ना, तो वहाँ भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। अब वहाँ पे बहुत सारे इस पार्टी के जितने भी लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस लॉ के अगेंस्ट, ठीक है। और उन्हीं में से एक लीडर आते हैं जो बेस्ट लीडर होते हैं, दैट इज नोन एज नेल्सन मंडेला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नेल्सन मंडेला इज नोन फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो नेल्सन मंडेला का नाम आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। एक ऐसे लीडर थे जो इस लॉ के अगेंस्ट
अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका में फाइट किया था। और उनकी फाइट सेवरल ईयर्स तक चली, बहुत लंबी फाइट चली और फाइनली दे सक्सेड, उनको सफलता मिल गई। कब? 1994 में। और वो बन गए, अब फिर साउथ अफ्रीका बन गई एक डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का तो मतलब होता है कि इक्वालिटी, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों के बीच में इक्वालिटी बिटवीन द पीपल। अगेन लॉ के सामने सब लोग इक्वल हो, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। बट साउथ अफ्रीका में तो ऐसा था ही नहीं। तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनती है? 1994 में। किसकी वजह से? नेल्सन मंडेला और उनके ग्रुप ऑफ पीपल की स्ट्रगल की वजह से। क्लियर? अब क्या हुआ कि अब ये जो इनडिफरेंट, जो ये अनइक्वालिटी चली आ रही थी, वो हो गई खत्म और ऑल रेसेस वेयर कंसीडर्ड इक्वल। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और हमारा नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या है? देखो, आपको पता ही है ना, ये तो साउथ अफ्रीका की कहानी थी। अब इसको हम थोड़ा सा एक तरफ करते हैं। साउथ अफ्रीका की कहानी सुन ली, कम टू बी पार्टिसिपेशन। आपको पता ही है ना कि हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। एवरी 5 ईयर्स हम स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट में 18 ईयर्स प्लस एज वाले जो होते हैं वो वोट करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो रेगुलर इलेक्शंस है। तो फिर क्या होता है, अब जिन लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है? थ्रू वोटिंग। क्लियर? थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। ओके, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये डिसीजंस लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जिनको हम चूज करके भेजते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो हम चीफ मिनिस्टर को चूज करके भेजते हैं, है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ अभी बीजेपी के लीडर है, तो उनको किसने बनाया? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने बनाया ना, हमने चूज किया ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में तो हमने अपने चीफ मिनिस्टर को चूज कर दिया। ठीक वैसे ही ये अब हम लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं वो डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस तरह से आपको पता चल रहा है ना कि हम तो अपनी गवर्नमेंट खुद ही बना रहे हैं, तो हमारा पार्टिसिपेशन हो गया। अब आपको दूसरी चीज़ क्या जाननी है? ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। क्लियर? जैसे इंडिया में 5 इयर्स का होता है, यूएसए में 4 इयर्स का होता है। क्लियर? और एक बार वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। जब तक उनका टाइम होता है, टेन्योर होता है 5 इयर्स का, उतने समय के लिए वो वहाँ पे क्या करते हैं? अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, बाय वोटिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा हम सिर्फ उन्हें चूज ही नहीं करते, हम और क्या करते हैं? गवर्नमेंट इफ दे वांट टू कंटिन्यू, अगर मान लो कि हमने चूज कर लिया और हमने देखा कि वो 5 इयर्स के लिए फिक्स तो हो गए, पर अगर वो काम अच्छे से नहीं करते हैं, इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर उनको नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी पावर में आना है, गवर्नमेंट बनानी है, तो क्या होगा? हम उनको फिर से चूज करेंगे, पर हम तो उन्हें तभी चूज करेंगे ना जब वो कुछ अच्छा काम करके आए हों। अगर हमें पता चला कि हमने बीजेपी को चूज कर दिया और योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, ठीक है, अब सीएम बनने के बाद हमने इनके 5 इयर्स के टेन्योर को देखा कि पिछले 5 साल में इन्होंने अच्छा किया था कि नहीं। अगर ये हमें पता चला कि नहीं, इन्होंने हमारे फायदे के लिए तो कुछ किया ही नहीं था, और हमें पता कैसे चलेगा? जब हम अवेयर रहेंगे तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमारे स्टेट में क्या क्या हो रहा है। तो जब ये अच्छे से काम करेंगे तो फिर इन्हें नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बीजेपी को वोट देंगे, और अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी पार्टी को गवर्नमेंट में ले आएंगे। क्लियर? दिस इज अ मोमेंट when people can sense their power। अब हम अपने पावर का यूज़ कैसे करते हैं? हम उनको उनकी अथॉरिटी से, उनके 5 इयर्स के टेन्योर से उनको हटा भी सकते हैं। तब अगर उन्होंने पिछले ईयर के लिए अच्छे से वर्क नहीं किया है तो
तो हमारा पावर देखो, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में पावरफुल कौन होते हैं? पीपल ऑफ द स्टेट। क्लियर? और हम अपना पावर कैसे दिखाते हैं? इलेक्शन के द्वारा। सिर्फ एक हमारे पास पावर है, वो है इलेक्शन। इलेक्शन में कैसे? चूज करके, वोट करके। क्लियर? तो ये है डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा पावरफुल फीचर। क्लियर? अब आते हैं अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन को समझते हैं। अब दूसरे कौन कौन से तरीके हैं? अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है? एक तो हो गया वोटिंग। क्लियर? और जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका ये है कि besides voting there are other ways of participation. What is that? People participate by taking an interest in the working of the government or by criticizing. हम criticize भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। कैसे? अब देखो, एक बार क्या हुआ था, 2005 की बात है, when a particular government increased the money. क्या हुआ था कि चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि पेपर, अब जो दाम तो बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट के प्राइस तो बढ़ गया, ठीक है, मार्केट में प्राइस बढ़ गए हैं, सामान बहुत महंगे मिल रहे हैं, पीपल हैव टू पे। और उसके बाद लोगों को अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये सारी चीज़ें भी पे करनी होती हैं। तो अब वो हो गए बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव्ड, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए अपनी गवर्नमेंट के लिए। फिर उन्होंने रैलीज निकालना शुरू की। अब देखो, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन है ना, दूसरे तरीके कैसे होंगे? तो गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? बाई रैलीज, टेकिंग आउट रैलीज एंड सिग्नेचर कैंपेन्स। दूसरे सिग्नेचर कैंपेन्स स्टार्ट करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है कि एक पेपर पे हमने क्या किया, अपने स्टेट के लोगों के, अपने एरियाज के लोगों का साइन ले लिया और ले जाके गवर्नमेंट ऑफिस में ले जाके सबमिट करा। ठीक है? तो बाय रैलीज, बाय सिग्नेचर कैंपेन, ये सब क्या होता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करके। अब क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? उनको सामने आना पड़ता है। गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन, वो सामने आती है, एक्सप्लेन करती है ऐसा क्यों हुआ, उसको बताना पड़ता है एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस। और जो जैसे मान लो कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि उसको डिफेंड करना पड़ेगा कि उसके प्राइसेस क्यों बढ़े, उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई इस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिससे ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्याज वगैरह की प्राइसेस बढ़ गई, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकंड थर्ड है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल। हमारे घर में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारे पेरेंट्स होते हैं ना। वैसे ही स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? या कि स्टेट गवर्नमेंट। और कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, यानी कि कंट्री के जो गवर्नमेंट है। कंट्री की गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। क्लियर? तो गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने उनको चूज किया है ना, तो उनको बताना पड़ेगा ना। तो वो ठीक है, ये हो गया। बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन, और फिर उनको लोगों की ओपिनियंस को सुनना पड़ता है। ठीक है? तो ये सारे तरीके हैं। रैलीज के द्वारा, सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा हम क्या करते हैं? हम पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पेपर एक्सप्रेस देयर व्यूज़, लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे धरनाज समझते हो? स्ट्राइक होती है, हम एकदम से बंद कर देते हैं, स्कूल्स वगैरह भी बीच में बंद हो जाते हैं, है ना। अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स की कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह से धरनाज होते हैं, रैलीज निकलती हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब क्या है? दिस आर द अदर वेज टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं, तो हमारे एक फीचर आपको क्लियर हो ही गए, क्या कि गवर्नमेंट जो है वो चूज़ की जाती है लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट चूज़ की जाती है बाय पेपर। एक ये फीचर हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना करता है अपने लोगों को। क्लियर बेटा? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, उसको जवाब देना होता है अगर कोई दिक्कत होती है तो। तीसरा, लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, है ना। ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है।
एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन धरना, रैली, स्ट्राइक वगैरह करके करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें अनफेयर है, जो गलत है, जो अनजस्ट है, ठीक है, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उनको सामने कैसे लाया जाता है, बाय मीडिया। अब देखो मीडिया का रोल डेमोक्रेटिक कंट्री में, मीडिया में कौन आता है, एक तो होता है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के, आप न्यूज़ देखते हो ना, वो कहते हैं ना कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है। तो जो अपोजिशन वाले होते हैं, उनकी जो मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरह से क्या होता है, डिस्कस होता है गवर्नमेंट इश्यूज़ को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, टीवी पे करते हैं, न्यूज़पेपर में जो मैगजीन्स, जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, एडिटोरियल्स पेज आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिखी होती हैं कि किस गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कौन कौन है जो अपोज कर रहा है। तो हमें क्या होता है, हम अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, देश में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, आपको तो भी पता ही है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोरोना की चल रही है अभी। तो कोरोना के लिए स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता होना चाहिए ना कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या क्या इस पर एक्शन ले रही है। अभी एक डिसीज़न लिया था गवर्नमेंट ने कि जो वीकेंड होगा, है ना, वो जो हम लोग का सैटरडे संडे होगा, वो क्या होगा, लॉकडाउन हो जाएगा। पहले तो कंटिन्यूसली लॉकडाउन था, है ना, फिर बीच में ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, एजुकेशन, इससे क्या हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम केवल वीकेंड पर ही लॉकडाउन रखेंगे। तो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ये गवर्नमेंट के डिसीजंस लेती रहती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि तो हमने ये भी समझा कि हम दूसरे तरीके से कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक चीज़ ये समझ लो बेटा, जस्ट 5 मिनट्स, वेट फॉर 5 मिनट, देन वी विल डिस्कस। नेक्स्ट क्या था कि इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट। ये आपको पता चल ही गया कि डेमोक्रेटिक क्या करती है, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करती है। फिर क्या होता है, जिसमें ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल जो है वो लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी में सारे लोग जितने भी होते हैं वो सब इक्वली जो है वो काम करते हैं, इक्वली उनको राइट्स मिले हुए, सब कुछ होता है वैसे? देखो, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल्स आर एक्चुअली एबल टू डू सो। आपको पता ही है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी समझते हो ना, जिनका नंबर कम है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होती है, जैसे वुमेन, है ना, जैसे ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर पीपल। पुअर को माइनॉरिटी में नहीं कहेंगे, पर हाँ एक ऐसा सेक्शन जरूर है जिसको प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सब के लिए बन तो गया है कि हाँ इक्वालिटी होती है, पर क्या ऐसा होता है? तो अब क्या होता है कि जो जिन सेक्शन को देश में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लो, वो क्या करते हैं, वो सोशल मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए कि हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लिए कुछ काम करो, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक दलित, आदिवासी, देखो दलित लोग भी हो गए, अनटचेबल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आदिवासी लोग वही ट्राइबल पीपल हो गए, है ना, जो बहुत शहर से बहुत दूर रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वो तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। सोशल मूवमेंट के द्वारा आंदोलन चला देते हैं, अपने सारे लोगों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। अब क्या है कि अगर कंट्री के लोग जो है वो अलर्ट नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ही क्या होता है कि लोगों के द्वारा देश चल रहा है, अगर वो अलर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हाउ द कंट्री विल बी रन, देश कैसे रन करेगा? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी की पावर होती है वो होती है यहाँ के लोग, ठीक है। अब हम जो है हम देखेंगे अगली क्लास में नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो क्लास नाउ योर टाइम।
अच्छा, एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूँ, है ना। समराइज में हम क्या देखेंगे एक बार स्टार्टिंग से कि की एलिमेंट्स हम डेमोक्रेटिक किसको कहते हैं, अ गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स, ठीक है। और फिर हम नीचे आए तो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा हमने, अपार्थाइड लॉ को समझा और फिर नेल्सन मंडेला को पढ़ा। नेल्सन मंडेला के बाद हमने क्या देखा कि पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का कैसे कैसे होता है, वोटिंग के द्वारा होता है और रैलीज करके, धरना करके, स्ट्राइक करके, सिग्नेचर कैंपेन करके लोग पार्टिसिपेट करते हैं। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट करती है, ये सब हमने समझा। ओके क्लास, सो नाउ योर टाइम, आस्क क्वेश्चंस।